हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज असिस्टेंट अकाउंटेंट की सेकंड क्लास लेकर आ चुके हैं और बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए आज सीधे पढ़ना शुरू करेंगे। तो अकाउंटिंग के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा, सारी इसकी लिमिटेशंस हो गई, फंक्शंस हो गए, सब यहाँ एक ही वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। तो देखते हैं अकाउंटिंग है क्या। तो अकाउंटिंग है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जहाँ कहीं भी ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन मुद्रा से रिलेटेड होता है वहाँ पर अकाउंटिंग यूज़ होता है। वेयर ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू मॉनेटरी यूज्ड अकाउंटिंग। तो जहाँ कहीं भी पैसे की बात होगी, लेन देन की बात होगी, पैसों के लेन देन की बात होगी, वहाँ पर अकाउंटिंग यूज़ होगी। तो इसका इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट कैसा है अकाउंटिंग का। डबल अकाउंटिंग सिस्टम सबसे पहले इटली में यूज़ हुआ। कहाँ पर यूज़ हुआ? इटली में यूज़ हुआ। और जो फादर हैं बुक कीपिंग के, वो कौन माने जाते हैं? वो माने जाते हैं फरा लुकास पेसियोली। होता क्या है इसका प्रोसीजर, इसके डेवलपमेंट का प्रोसीजर क्या है, इसका कैसा एवोल्यूशन हुआ। तो सबसे पहले बुक कीपिंग यूज़ की जाती थी, उसके बाद आई अकाउंटिंग, और फिर लास्ट में क्या होता है प्रोसीजर में, लास्ट ऑडिटिंग। भाई पहले नॉर्मल तरीके से बुक्स रखेंगे हम, थोड़ा बहुत सिस्टमेटिक तरीके से कर लिया, वो हो गया बुक कीपिंग। फिर पूरा अच्छे तरीके से करना, सब डेबिट क्रेडिट करके बढ़िया तरीके से करना, वो अकाउंटिंग हो जाएगा। और लास्ट में हम उसे चेक भी करेंगे कि वो सही है या नहीं है, उसके लिए हम करेंगे ऑडिटिंग। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पे आ जाते हैं। कह रहे जहाँ पर बुक कीपिंग का एंड होता है वहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। तो वेयर बुक कीपिंग एंड्स अकाउंटिंग स्टार्ट्स। Accounting is systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating financial information। तो अकाउंटिंग का अर्थ क्या होता है? अकाउंटिंग का अर्थ ये होता है कि जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शन है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको देखना कि वो मुद्रा के रूप में है या नहीं है, उसको रिकॉर्ड करना, फिर उसको वर्गीकृत करना और उसको अच्छे तरीके से उसको सारांश में प्रस्तुत करना और फिर उसको कम्युनिकेट कर देना इंटरनल यूज़र्स को और एक्सटर्नल यूज़र्स को। तो इसको कहा जाता है अकाउंटिंग। कुछ डेफिनेशंस भी आप याद करेंगे, डेफिनेशंस पूछी जाने लगी हैं इसलिए डेफिनेशंस भी याद करेंगे और ये आपका होमवर्क रहेगा। पी.एन. एंथनी, बियरमैन एंड डर्बिन और AICPA के हिसाब से आप इसकी डेफिनेशंस याद करेंगे और एक एक ये डेफिनेशंस आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे ताकि औरों को भी पता चल सके और अच्छे से इसको याद कर लेना है। अब आ जाती है बात फीचर्स की। तो जो इसकी मीनिंग में बताया गया है कि इसके क्या क्या इसमें होता है अकाउंटिंग में, वही इसके फीचर्स भी होते हैं। ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, उसका मेज़रमेंट करना, उसको क्लासीफाई करना, फिर उसको समराइज़ करना और एनालाइज और इंटरप्रिटेशन करना और लास्ट में उसको इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र को कम्युनिकेट करना। ये उसका क्या होता है? फीचर्स होता है। अब आ जाते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखिए मैंने इसकी मीनिंग और ऑब्जेक्टिव्स इसमें नहीं बताए हैं क्योंकि बुक कीपिंग के मीनिंग और ऑब्जेक्टिव मैं बता चुकी हूँ और अकाउंटिंग का मीनिंग भी मैंने बता दिया है और साथ ही साथ इसके ऑब्जेक्टिव भी आगे बता दूँगी। तो जो बार बार रिपीट होने वाली चीज़ें हैं वो मैंने इसमें नहीं ली हैं कि मैं डिफरेंस में भी दिखाऊँ उन्हें। तो डिफरेंस में मैंने वो चीज़ें ली हैं जो मैं अलग से आपको बताने वाली हूँ। तो स्कोप क्या होता है बुक कीपिंग का? वो लिमिटेड होता है, नैरो होता है, कम ही चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं, जबकि अकाउंटिंग का ब्रॉड है, अनलिमिटेड है। सभी को पता है अकाउंटिंग में तो बहुत सारे काम होते हैं, ट्रेडिंग एंड P&L हो गया, बैलेंस शीट हो गया, उसके बाद और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो ये सब अकाउंटिंग का पार्ट होता है, जबकि बुक कीपिंग में नॉर्मल तरीके से लिख लेना, बस बुक्स थोड़ी सी मेंटेन कर लेना, वो बुक कीपिंग में आता है। इसलिए जो बुक कीपिंग का स्कोप है वो नैरो है और अकाउंटिंग का जो स्कोप है वो ब्रॉड है। स्टेजेस क्या है? बुक कीपिंग सबको पता है, पहले बुक कीपिंग होती है फिर अकाउंटिंग होती है, इसलिए बुक कीपिंग हो गई प्राइमरी और अकाउंटिंग हो गई सेकेंडरी। बुक कीपिंग जो होता है वो बेस होता है अकाउंटिंग के लिए। ब्रांचेस की बात कर लेते हैं तो बुक कीपिंग की कोई ब्रांच नहीं होती, जबकि अकाउंटिंग की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एट्सेट्रा। तो अकाउंटिंग की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। स्किल एंड नॉलेज की बात कर लेते हैं। बुक कीपिंग के लिए किसी भी स्पेशल
स्किल्स नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, जबकि इसको कोई भी कर सकता है बुक कीपिंग को, जबकि अकाउंटिंग के लिए बिल्कुल जो वेल ट्रेंड बंदा होता है, जिसको सब स्किल्स होती हैं, जिसके अंदर नॉलेज होती है, वही अकाउंटिंग कर सकता है। भाई जब आपको डेबिट क्रेडिट इन सब के रूल्स नहीं पता होंगे, आपको ट्रायल बैलेंस बनाना नहीं आता होगा, तो आप किस तरह से अकाउंटिंग करेंगे। इसलिए इसमें क्या होता है, इसके लिए स्पेशल स्किल्स और नॉलेज की ज़रूरत होती है अकाउंटिंग के लिए, जबकि बुक कीपिंग के लिए नहीं होती। सिंप्लिसिटी की बात कर लेते हैं। जो बुक कीपिंग है वो बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाती है, जबकि अकाउंटिंग करना हार्ड होता है। लाइबिलिटी, बुक कीपर की कोई भी लाइबिलिटी नहीं होती, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती अकाउंटिंग के लिए, लेकिन क्योंकि जो ये बुक कीपिंग होती है वो अकाउंटेंट के सामने होती है, इसलिए अकाउंटेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि बुक कीपिंग ठीक से हुई है या नहीं हुई है। बात करते हैं अकाउंटेंसी की। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं, अकाउंटिंग तो एक वैसा पार्ट है जिसमें इतने सारे काम होते हैं, ट्रेडिंग P&L बनता है, बैलेंस शीट वगैरह बनती है, लेकिन अकाउंटेंसी क्या है, इन सब की थ्योरी जो हमें इनके रूल्स रेगुलेशंस ये सब बताती है, वो कौन बताती है, अकाउंटेंसी बताती है। एंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। तो समझ लीजिए जो भी इसके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जो भी इसकी थ्योरी होती है अकाउंटिंग की, वो सारी क्या होती है, अकाउंटेंसी। अच्छा, ये जो तीनों हैं, बुक कीपिंग हो गया, अकाउंटिंग हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, इसमें कुछ रिलेशन भी होता है। तो सबसे जो नैरो लेवल पर है वो बुक कीपिंग है, उससे बड़ा हो गया अकाउंटिंग। और क्योंकि जो इनसे रिलेटेड जितने भी वो रूल्स रेगुलेशंस दिया जाता है, जिनके बेस पर अकाउंटिंग की जाती है, वो सब आ गया अकाउंटेंसी में। तो सबसे फर्स्ट लेवल का हो गया अकाउंटेंसी, सेकंड लेवल का हो गया अकाउंटिंग, और थर्ड लेवल का हो गया बुक कीपिंग। अब देख लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इसका है टू कीप सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं उनका सिस्टमैटिक तरीके से और कंप्लीट रिकॉर्ड रखना इसका काम होता है, इसका उद्देश्य होता है। टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और लॉस। इसी से पता चलता है कि आपको बिज़नेस में पूरे साल के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, हम लॉस में चल रहे हैं या प्रॉफिट में चल रहे हैं। टू असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिज़नेस। फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है हमारे बिज़नेस की, ये सब भी हमें अकाउंटिंग से ही पता चलता है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर इकोनॉमिक डिसीजंस। हमें कैसे आगे भविष्य के लिए कैसे डिसीजंस लेने हैं, क्या करना है, ये सारा हमें अकाउंटिंग से ही पता चलता है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज़। जो भी पार्टीज़ हमारे बिज़नेस से जुड़ी हुई हैं उन सबको इन्फॉर्मेशन देना। ये सब कहाँ से हम दे पाते हैं, जब हमें पता होता है कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, तभी हम इस अकाउंटिंग से ही ये सारी इन्फॉर्मेशन दे पाते हैं। और इसी से जो हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो भी सब इसी से पूरी होती हैं। कहीं कोई केस हो जाए, किसी ने पैसा दिया, किसी से हमने पैसा लिया, तो अगर वो कहीं भी उसका सारा लीगल रिकॉर्ड हमारे पास रहता है तो उससे फिर बिज़नेस में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आती है। अब इसका नेचर देख लेते हैं। इसका नेचर क्या है अकाउंटिंग का, ये एक आर्ट है और एक साइंस भी है, एक एन इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन है, अ प्रोफेशन है, अ सोशल फोर्स है, अ सर्विस एक्टिविटी है। तो देख लेते हैं ये विज्ञान कैसे है, क्योंकि इसके अपने सिद्धांत प्रिंसिपल्स होते हैं, इसलिए ये विज्ञान है। ये एक बौद्धिक विषय भी है। क्यों है ये एक बौद्धिक विषय, क्योंकि इसमें वित्तीय व्यवहारों का विवेचन होता है, विश्लेषण होता है और उनकी व्याख्या की जाती है। ये एक पेशा भी है। क्यों है, क्योंकि लेखांकन के थ्रू ही क्या होता है, चार्टेड अकाउंटेंट वगैरह ये सारे पेशे इसी में आते हैं, इसी प्रोफेशन में आते हैं। ये एक सोशल फोर्स भी है, क्योंकि ये जो समस्याएं होती है उसे सुलझाने के लिए भी काम करता है। और ये एक सर्विस एक्टिविटी भी है, ये एक सेवा कार्य है। क्यों है, क्योंकि इससे हमें जितनी भी वित्तीय सूचनाएं होती हैं वो सारी प्राप्त हो जाती हैं। तो ये इसका नेचर है, अच्छे से याद कर लेंगे, देख लेंगे क्या क्या इसका नेचर में आता है। अब इसकी बात कर लेते हैं, फंक्शंस की बात कर लेते हैं। फंक्शंस में क्या है, पहला फंक्शन है इसका रिकॉर्डेटिव। भाई सबको पता है कि जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सारे इसमें रखे, लेन देन से रिलेटेड रिकॉर्ड इसके अकाउंटिंग के अंदर ही रखे जाते हैं। इंटरप्रिटेटिव फंक्शन, इसके अंतर्गत क्या होता है कि ये लेखांकन सूचनाओं में हित रखने वाले ये सारे जितने भी लोग होते हैं उन्हें रिपोर्ट वगैरह प्रस्तुत करता है। ये इसका सबको व्याख्या करता है कि हमारे जो बिज़नेस है उसमें क्या क्या हो रहा है, तो इसका काम होता है, कम्युनिकेट करता है।
जो इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं उन्हें सारा बताता है, अपने बिज़नेस की इन्फॉर्मेशंस देता है। मीटिंग लीगल नीड्स, जितनी भी लीगल नीड्स होती हैं, जैसा कि अभी ऊपर बताया था कि अगर कुछ भी देखना है, कोई दस्तावेज़ देखना है, कोई कानूनी बात हो जाए, तो हमारे पास ये दस्तावेज़ रहते हैं अकाउंट्स के रूप में और हम इसको कोर्ट में पेश कर सकते हैं। प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, अकाउंट रखने से हमारे जो बिज़नेस के एसेट्स हैं वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं। हमें पता चल जाता है कि कितना एसेट हमारे पास इस बार होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए। फैसिलिटेटिंग डिसीज़न मेकिंग, डिसीज़न मेकिंग में भी ये क्या होता है, सहायता करता है। जब हमें पता चल जाता है कि हमारा बिज़नेस कैसे चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, और ये सब हमें कहाँ से पता चलता है, ये सब हमें अकाउंट से पता चलता है, तो हमारा डिसीज़न मेकिंग में भी आसानी हो जाती है। इसकी कुछ ब्रांचेस भी हैं, टाइप्स और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, क्या क्या इसकी ब्रांचेस होती हैं तो सबको पता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसकी मेन ब्रांच है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गई, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गई। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये सारी चीज़ें आती हैं, लेज़र बनाना, ट्रांजैक्शंस करना, लेज़र बनाना, और ट्रायल बैलेंस बनाना, बैलेंस शीट वगैरह बनाना, ये सब किस में आता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है। वित्तीय स्थिति अगर जाननी है तो उसके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग करी जाती है। और अगर हमें किसी वस्तु या सेवा की लागत जाननी होती है तो उसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है। हमें अगर अपने अकाउंट का मैनेजमेंट करना है, हमें अपने बिज़नेस में अच्छा मैनेजमेंट रखना है, तो उसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जाती है। टैक्स अकाउंटिंग भी होती है। सबको पता है कि जब हम कोई भी बिज़नेस रन करते हैं तो हमें टैक्स भी देने होते हैं, तो इन सब के लिए टैक्स अकाउंटिंग होती है। गवर्नमेंट अकाउंटिंग होती है। जब आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो लोग होते हैं वो बहुत सारे दस्तावेज़ रखते हैं, उनकी अकाउंटिंग वगैरह करते हैं, तो वो गवर्नमेंट अकाउंटिंग होती है। सोशल अकाउंटिंग भी होती है, भाई हम कहाँ पे क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, वो सब सोशल अकाउंटिंग में आ जाता है। और आपको पता है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसमें केवल मौद्रिक लेन देनों का लेखा होता है, लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको इग्नोर कर दिया जाता है, तो उसके लिए एक अलग से अकाउंटिंग होती है जिसे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कहा जाता है। बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में। तो अकाउंटिंग का जो फर्स्ट एडवांटेज होता है वो होता है फुलफिलमेंट, लैक ऑफ मेमोरी। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, अगर हम एक छोटे से शॉपकीपर भी हैं या बड़े शॉपकीपर हैं या कोई बड़े बिजनेसमैन है या छोटे बिजनेसमैन हैं, तो अगर हमें ये नहीं पता है कि सुबह हमारा क्या ट्रांजैक्शन हुआ था, कौन उधार में ले गया, किसने हमें कैश पेमेंट किया है, तो हमारे लिए बड़ी परेशानी हो जाती है सब कुछ अपने बिज़नेस का प्रॉपर प्रॉफिट और लॉस देखना। तो उसके लिए क्या होता है, अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। तो ये जो हमारी याददाश्त में कमी हो जाती है या हम किसी चीज़ को भूल जाते हैं, उसकी भी फुलफिलमेंट करता है। इसको नॉलेज होता है किसके बारे में, जितनी भी बिज़नेस से रिलेटेड सूचनाएं होती हैं, इन्फॉर्मेशंस होती हैं, उनके बारे में इससे नॉलेज हो जाता है। प्रॉपर वैल्यूशन ऑफ बिज़नेस का इसमें पूरा का पूरा हमें पता चल जाता है, मूल्यांकन हो जाता है उसके अच्छे से। ये कोर्ट में भी एविडेंस की तरह, यानी ये कोर्ट में भी एक गवाह की तरह कार्य करता है कि अगर कोई आप पे केस कर दे या आप किसी पे केस करो, भाई इसने इतना हमारा पैसा नहीं दिया है, तो अगर आपके प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन हो गए तभी आगे की कार्यवाही होगी। अदरवाइज़ कोर्ट सबसे पहले एविडेंस मांगता है, और जो कि आपके पास नहीं होगा, सबूत आपके पास नहीं होगा। हेल्पफुल इन टैक्स मेकिंग, इससे क्या होता है, आपको टैक्स पता चल जाता है कि हमें इस साल कितना टैक्स पे करना है, और गवर्नमेंट को भी ये पता चल जाता है कि इनको कितना टैक्स देना है। तो इसलिए भी अकाउंट्स जो मेंटेन करने होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। ये लोन्स लेने में भी हेल्पफुल होता है, क्योंकि जहाँ भी हम लोन लेने जाते हैं, चाहे बैंक में लेने जाएँ, चाहे कहीं भी लेने जाएँ, तो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लेने जाएँ, तो वो भी हमारे क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा यही चेक करते हैं कि हमने कितना हमारा प्रॉफिट हुआ है, कितना किस साल में लॉस हुआ है, और उसी के हिसाब से वो हमें लोन देते हैं। कंपैरेटिव स्टडी के लिए भी अकाउंट्स बहुत ज़रूरी होता है। हमें इससे पता चल जाता है पिछले साल हमें, ऐसा तो नहीं है कि पिछली बार हमें ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था, इस बार हमें प्रॉफिट कम हो गया, या पिछले साल हमें प्रॉफिट हुआ था, इस बार हमें लॉस ही हो गया, तो क्यों हुआ। तो ये सब हमें कहाँ से पता चलता है, ये सब हमें अकाउंट्स से ही पता चलता है। और ये मैनेजमेंट और डिसीज़न मेकिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इससे हमें अच्छी तरह से पता चल जाता है कि भाई हमें कैसे अपना मैनेजमेंट करना चाहिए, कहाँ सुधार की ज़रूरत है, और कहाँ हमें कैसा डिसीज़न लेना है, ये सब हमें अकाउंट से ही पता चलता है। तो ये सब थे अकाउंट्स के एडवांटेजेस। अब बात कर लेते हैं इसकी लिमिटेशन के बारे में। तो ऐसा तो है नहीं कि इसमें सारी अच्छी अच्छी बातें हैं और इसमें
कोई बुरी बात है ही नहीं, यानी कि इसकी कोई लिमिटेशन है नहीं। तो इसकी अकाउंट्स की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, जिनमें पहले लिमिटेशन है कि ये सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स के बारे में अकाउंटिंग करता है, यानी कि इसको किसी से मतलब नहीं होता, ह्यूमन रिसोर्स से इसको मतलब नहीं आता होता है कि आपके बिज़नेस में कौन अच्छा, कोई आपके बिज़नेस में बहुत अच्छा भी एम्प्लॉय रहा हो, लेकिन अगर वो जा रहा है तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये केवल पैसे का लेन देन देखता है। और ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पर क्या होता है, बेस होता है। ये फ्यूचर की बातें नहीं करता, ये केवल पास्ट की बात करता है। इसमें पर्सनल बायस होने का भी ख़तरा रहता है कि भाई जो बना रहा है अकाउंट वो इसमें कुछ भी गड़बड़ कर सकता है। ये पूरी तरह से ट्रू नहीं होता, नॉट फुली ट्रू। ये इसमें क्या होता है, कई बार जो बिजनेसमैन है वो हर साल अलग अलग अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी यूज़ कर लेते हैं। ज़्यादातर ये डेप्रिसिएशन के केस में होता है कि इस बार सिंपल मेथड लगा दिया, अगली बार इन्होंने लगा दिया रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो इससे क्या होता है, इससे भी जो आंसर हैं वो गलत आ जाते हैं और हमारे जो प्रॉफिट लॉस है उस पर फ़र्क पड़ता है। और ये लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, मतलब ये केवल 1 साल के लिए ही बनता है, ऐसा नहीं है ये बहुत कि ये छोटे छोटे पीरियड्स के लिए बने हैं। तो इस वजह से भी ये एक लिमिटेड पीरियड को ही क्या करता है, सपोर्ट करता है। नॉट रिकॉग्नाइज रियल वैल्यू, इससे रियल वैल्यू नहीं पता चल पाती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि ज़रूरी नहीं है ये हमेशा सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाए, तो ये भी एक बहुत बड़ी इसकी लिमिटेशन होती है। और इसके जो यूज़र्स होते हैं वो इसमें कुछ यूज़र्स भी होते हैं, कुछ इंटरनल होते हैं और कुछ एक्सटर्नल होते हैं। जो बिज़नेस के अंदर के लोग हैं वो इंटरनल हैं, जो बिज़नेस से रिलेटेड तो हैं लेकिन बाहर के लोग हैं वो सब एक्सटर्नल में आते हैं। तो इंटरनल में तो केवल ऑनर्स हो गए, आपके मैनेजर्स हो गए, वर्कर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, ये सब आपके इंटरनल में आते हैं। और एक्सटर्नल यूज़र में आपके आते हैं इन्वेस्टर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, सप्लायर्स, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब कोई भी ऐसे लोग जो कि आपके बिज़नेस से रिलेटेड हैं इनडायरेक्टली, वो सब एक्सटर्नल यूज़र्स में आते हैं। ट्रेड यूनियंस हो गए, फाइनेंशियल एनालिस्ट्स हो गए, एडवाइज़र, ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, टैक्स अथॉरिटी, रिसर्चर्स, कॉम्पिटिटर्स, ये सब आपके एक्सटर्नल यूज़र्स में आते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं क्वालिटेटिव, इनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं, इनके बारे में हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो इसका पहला जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है रियलाइबिलिटी। ये विश्वसनीय होना चाहिए, नहीं तो अगर ये विश्वसनीय नहीं है तो कौन इसका यूज़ करेगा। विश्वसनीय होना बहुत ज़रूरी है। रिलेवेंस भी होना चाहिए, मतलब इसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, इससे उद्देश्य भी पूरा होना चाहिए और ये टाइम पे ही यूज़ होना चाहिए, जिससे ये ऐसा ना हो कि हमें आज किसी चीज़ की ज़रूरत है और ये बता रहा है 4-5 दिन बाद, तो इस तरह से काम नहीं चलेगा। तो ये रिलेवेंस भी होना चाहिए। अंडरस्टैबिलिटी, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ही कठिन लैंग्वेज इसके लिए यूज़ करें, तो ये सरल होना चाहिए। और इसमें कंपैरेबिलिटी भी होनी चाहिए, मतलब आप आराम से पहले साल से दूसरे साल की, दूसरे साल से तीसरे साल की कंपेयर भी कर सकें। और लास्ट इसमें टॉपिक है अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके कुछ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं जो कि इसमें होना चाहिए। इसमें ये न्यूट्रल होना चाहिए कि इसमें जो सूचनाएं होती हैं वो निष्पक्ष होनी चाहिए, मतलब सूचनाओं को इस तरह से नहीं रखा जाना चाहिए कि किसी विशेष वर्ग के लिए ये प्रॉफिटेबल हो। तो सेकंड हो गया कंसिस्टेंसी, ये लगातार चलने वाला होना चाहिए। इसमें एकरूपता होनी चाहिए, यानी कि जो आज आपने प्रिंसिपल यूज़ करे हैं, जो एक स्टॉक के मूल्यांकन की आज जो आपने पद्धति लगाई है वही अगले साल भी आपको लगानी चाहिए, इस तरह से ये होना चाहिए। और मटेरियलिटी भी इसमें होनी चाहिए, यानी कि इसमें जितनी भी सूचनाएं आप दें वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। ऐसे तथ्य इसमें नहीं होने चाहिए जो किसी भी इन्वेस्टर या क्रेडिटर के जो निर्णय हैं, जो डिसीजंस हैं, उसको प्रभावित करें। और अगर इस तरह की कोई भी कैरेक्टरिस्टिक है तो उसको हमें बता देना चाहिए, ताकि पहले ही किसी भी निवेशक को ये पता चल जाए कि इसमें इन्वेस्ट करना है आपके बिज़नेस में कि नहीं करना है। तो इसमें इतना ही था इस वीडियो में। इसके बाद हम मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ। आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और लोगों के भी ये काम आए। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।